लेक्चर ऑफ इन्वेस्टिंग एंड स्टॉक मार्केट सीरीज़। आई होप आप लोगों ने पहला लेक्चर देखा होगा और आप लोग कुछ उससे सीखने को मिला होगा। आज हम लोग अपना सेकंड लेक्चर करते हैं। देखो, जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, कल जहाँ पे हम लोगों ने अपना फर्स्ट लेक्चर एंड करा था वहीं से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने देखा था कि 4 तरीके से हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक तो फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट, दूसरा इक्विटी, तीसरा रियल एस्टेट एंड फोर्थ कमोडिटी। इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। फिक्स इनकम का मतलब क्या हो सकता है? देखो, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल आप लोगों ने देखे हुए हैं। एक तो हम लोग बैंक में अपना पैसा जमा कर सकते हैं। मैंने आप लोग को कल एग्जांपल दिया था गवर्नमेंट बॉन्ड का, कि गवर्नमेंट कुछ बॉन्ड्स जो है वो इशू करती है और उसके ऊपर आप लोगों को फिक्स इनकम का भरोसा दिलाती है। ठीक है। इसके बाद कुछ गवर्नमेंट की एजेंसीज हो सकती हैं जो अपने बॉन्ड इशू करती है, ये भी उसी के अंडर आता है। और इसके बाद बॉन्ड इशूज बाय कॉरपोरेट्स। कॉरपोरेट्स का मतलब क्या है कि कुछ कंपनीज अपने बॉन्ड इशू करती है और उसके ऊपर फिक्स इनकम देती हैं। पर जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि मैक्सिमम आप लोग अगर फिक्स्ड इनकम चाहते हो तो आप लोगों को कितना रिटर्न मिल सकता है? 8 to 11%। इसका मतलब ज़्यादा रिटर्न नहीं है, 8 से 11% के बीच में आप लोगों को रिटर्न मिलता है। अब ज़रा सही में सोचो, क्या आप लोगों को सही में बैंक के ऊपर 8 या 11% का इंटरेस्ट मिलता है? सेविंग अकाउंट के ऊपर आप लोगों को इस टाइम पे 3 या 4% से ऊपर का इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो जो बंदा फिक्स इनकम के चक्कर में पड़ता है, मतलब कि रिस्क ज़्यादा नहीं लेना चाहता और अपना जो पैसा कहीं ऐसी जगह पे रखता है ये सोच के कि मुझे फिक्स इनकम मिलती रहेगी, वो बंदा क्या करता है, वो बहुत चीज़ लूज़ करता है, क्योंकि उसको 3 या 4% से ज़्यादा रिटर्न तो मिल ही नहीं रहा है। तो वो बहुत चीज़ खो रहा है अपने उस पैसे के ऊपर। ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं दूसरे के ऊपर। दूसरा हम लोगों का क्या था? इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या था? जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि इक्विटी का मतलब होता है शेयर मार्केट। किसी भी कंपनी का आप लोग ओनर बन सकते हो उसके शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करके। यहाँ पे हम लोग अभी जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, या शेयर्स क्या होता है इसके बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि ये सब आगे आने वाला है। पर इसके अंदर हम लोग रिटर्न देखते हैं। अभी आप लोगों ने देखा फिक्स इनकम के ऊपर आप लोग कितना रिटर्न कमा रहे हो? कम से कम 8% और ज़्यादा से ज़्यादा 11%। पर यहाँ पे आप लोग कितना परसेंट रिटर्न कमा रहे हो? 14 to 15% रिटर्न। तो ये अच्छा है ऑब्वियसली फिक्स इनकम से। तो नॉर्मली जो बंदा रिस्क लेने के लिए तैयार है, मतलब कि वो चाहता है कि ज़्यादा रिटर्न कमाऊं, वो बंदा रिस्क लेने के लिए तैयार होगा, क्योंकि हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। तो जो बंदा अपने लाइफ में रिस्क लेने के लिए तैयार है, अपने पैसे को मतलब कहीं ऐसी जगह पे लगाता है जहाँ पे उसको ज़्यादा रिटर्न मिले, तो उसको रिस्क ज़्यादा लेना पड़ेगा, मतलब कि इक्विटी। इसके बाद तीसरा था रियल एस्टेट। रियल एस्टेट बहुत सिंपल है कि जैसे कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि हम लोग प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, या तो जब हम प्रॉपर्टी बेचेंगे तब हमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे। इसका सिंपल मतलब होता है कैपिटल एप्रिसिएशन, मतलब कि आप लोगों ने बेचा ज़्यादा में और ख़रीदा कम में था, तो आप लोगों ने जो बीच का मार्जिन था वो कमाया। पर जैसे कि यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं है इसको मेज़र करने का कि आप लोगों ने रियल एस्टेट के ऊपर कितना कमाया। तो जैसे कि हम लोगों ने कल बात करी थी कि हम लोग इसको अपनी डिस्कशन से भी बाहर रखते हैं। ठीक है। इसके बाद फोर्थ क्या था? कमोडिटी। कमोडिटी के अंदर हम नॉर्मली क्या लेते हैं? गोल्ड एंड सिल्वर। जो मैंने आप लोग को और चीज़ें बताई थी कि और भी बहुत चीज़ें ट्रेड होती है, वो अभी इसके दायरे से बाहर रखते हैं। सिंपल अभी बात करते हैं गोल्ड एंड सिल्वर की। अगर आप लोग इसके अंदर पैसा लगाते हो तो नॉर्मली हम लोग रिटर्न का रेट ले लेते हैं 8%। ठीक है। आप लोग फिक्स इनकम के ऊपर कितना कमा रहे थे? 8 से 11%। इक्विटी के ऊपर आप लोग कितना कमा रहे हो? 14 to 15%। रियल एस्टेट की हम लोग बात अभी कर ही नहीं रहे हैं। और कमोडिटी के ऊपर आप लोग कितना कमा रहे हो? 8%। तो अब बहुत सिंपल से, जैसे हम लोगों ने एग्जांपल लिए, हम लोग इसके अंदर देखते हैं। देखिए, अगर आप लोग फिक्स इनकम चाहते हो, हम लोग एक बीच का रेट ले लेते हैं फिक्स इनकम के अंदर कि 9% आप लोग कमा रहे हो अपने पैसे के ऊपर। ठीक है। तो जो हम लोगों ने कल क्राइटेरिया देखा था कि एक जो टेबल बन रखी थी कि 20 साल बाद आपके पास कितने पैसे होंगे, अगर हम लोगों ने उसके अंदर क्या रेट लिया था? हम लोगों ने लिया था 12%, जो कि हाई है ऑब्वियसली फिक्स इनकम से। पर यहाँ पे हम लोगों ने क्या रेट लिया है? 9%। 9% से अगर हम लोगों का पैसा ग्रो करता है तो उसी टेबल के अंदर जो लास्ट में इनकम आ रही थी 20 साल बाद, वो 4 पॉइंट कुछ समथिंग आ रही थी। अगर 9% से हम लोगों का पैसा ग्रो करता है तो वो आएगी 3 पॉइंट समथिंग। ना इन्वेस्ट करने से ये अच्छा है। पर अगर और भी ज़्यादा पैसा चाहिए तो और अच्छी इनकम के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है। देखो, जैसे कि अब यहाँ पे इक्विटी लिखा है, इक्विटी के अंदर अगर आप लोग इन्वेस्ट करते हो, हम लोगों ने यहाँ पे रेट लिया है 15%, क्योंकि हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। इक्विटी के अंदर रिस्क ज़्यादा है कि शेयर का प्राइस नीचे जा सकता है, आप लोगों का पैसा डूब सकता है। पर अगर बढ़ा तो प्रॉफिट भी तो ज़्यादा होगा ना, तो मतलब कि हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। अगर आप लोग इक्विटी में लगाते हो और उसका रेट हम लोगों ने लिया है 15%, तो आप लोगों का पैसा कितना होगा 20 साल बाद? 5.4 करोड़ रुपीज़। इसका मतलब अगर आप लोग 20 साल बाद अपने पैसे को देखोगे, वो 4 पॉइंट समथिंग की जगह 5 करोड़ मतलब समथिंग रहेगा। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं थर्ड पे। थर्ड का हम लोग क्या ले रहे थे? इक्विटी।
सॉरी वो कमोडिटी के अंदर हम लोगों ने रेट लिया है 8%। 8% से अगर हम लोग अपना पैसा ग्रो कर रहे हैं तो 20 साल बाद वो पैसा कितना होगा, 3 पॉइंट समथिंग करोड़, ठीक है ना। सिंपल सी बात है। और रियल एस्टेट की हम लोग यहाँ पे बात कर ही नहीं रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि अलग अलग तरीके से हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर सबसे ज़्यादा बेस्ट क्या है कि अगर कोई बंदा ज़्यादा रिटर्न कमाना चाहता है तो उसको रिस्क भी ज़्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि यही टेक्निक हर जगह चलती है, हाई द रिस्क हाई द प्रॉफिट, ठीक है। तो अगर रिस्क लेने के लिए तैयार है तो प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलेगा। यही एकमात्र साधन है क्या, इक्विटी, ठीक है। इसके बाद हम लोग सिंपल अपने दूसरे चैप्टर के ऊपर आ जाते हैं जिसका नाम है रेगुलेटर्स। देखो हम लोग एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि जियो का एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जियो अभी अभी लॉन्च हुआ कुछ टाइम पहले और उसने मार्केट के अंदर तहलका मचा दिया। ये कैसा कर लिया उसने, क्योंकि वो मार्केट के अंदर औरों से डाटा कम दाम पे बेच रहा था या फिर सस्ते में बेच रहा था। पर ऐसा हुआ कैसे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक रेगुलेशन होनी चाहिए कि इससे कम दाम पे तो कोई भी नहीं बेचेगा। क्योंकि मान लो एक मार्केट चल रही है जहाँ पे सब लोग 10-10 रुपये में अपने अपना सामान बेच रहे हैं, पर एक बंदा आया जिसने कहा कि मैं 5 रुपये में बेच रहा हूँ, तो सारी की सारी पब्लिक कहाँ जाएगी, 5 रुपये वाले के पास। तो बाकी सबका धंधा क्या हुआ, बंद हो गया ना। तो वहाँ पे कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऐसा रेगुलेटर होना चाहिए जो ये निर्धारित कर दे कि इस 10 रुपये से नीचे कोई भी बंदा नहीं बेचेगा, और अगर बेचा तो उसके ऊपर क्या लगेगी, पेनल्टी, ठीक है। सेम चीज़ टेलीकॉम सेक्टर के अंदर हुई। क्या कि जब जियो ने अपना जो डाटा लाया वो बिल्कुल फ्री कर दिया या फिर कम दाम पे लाया, तो बाकी सब लोग चढ़ गए कि भाई ऐसा कैसे हो गया, तुमने कम दाम पे कैसे बेच दिया। अब तुम लोग बोलोगे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी कंपनी को अपने ऊपर मतलब अपने प्राइस के ऊपर खुद पावर होनी चाहिए ना कि कैसे डिसाइड करना है, पर ऐसा नहीं होता। मिनिमम प्राइस डिसाइडेड होता है कि इससे कम पे कोई भी नहीं बेचेगा। टेलीकॉम सेक्टर के अंदर उसको रेगुलेट करता है ट्राई, TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसने ये डिसाइड कर रखा है कि इससे कम प्लान पे कोई भी बंदा डाटा नहीं बेचेगा। पर जियो ने क्या करा, अपना वो डाटा बेचा और उसको फिर पेनल्टी भरनी पड़ी। इसी का मतलब होता है रेगुलेटर। मतलब कि वो चीज़ों को मैनेज कर रहा है उस मार्केट के अंदर, पर्टिकुलर मार्केट के अंदर। जैसे कि ट्राई ये देख रहा है कि टेलीकॉम सेक्टर के अंदर किसी भी बंदे के साथ धोखाधड़ी ना हो, कोई भी बंदा एक्सप्लॉइटेशन के अंदर ना आ जाए, ठीक है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं रेगुलेटर। ऐसे ही स्टॉक मार्केट के अंदर भी होता है, क्योंकि फ्रॉड के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई है। आप लोगों के साथ फ्रॉड हो सकता है, मेरे साथ फ्रॉड हो सकता है, कंपनीज के साथ फ्रॉड हो सकता है, कंपनीज फ्रॉड कर सकती हैं। तो इन सब चीज़ों को रेगुलेट कौन करेगा, सेबी, SEBI, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हम लोग देखते हैं। देखिए जैसे कि हम लोगों ने पिछले उसके अंदर पढ़ा था, चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि एक इक्विटी नाम की चिड़िया होती है जिसके अंदर हम लोग इन्वेस्ट करके मैक्सिमम रिटर्न कमा सकते हैं। अब हम लोग स्टॉक मार्केट सुनते हैं कि स्टॉक मार्केट होता क्या है या कैसे रेगुलेट करता है, क्या क्या उसके अंदर होता है। बहुत सिंपल सी चीज़ है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि आपके पड़ोस में एक किराना की दुकान है, सुपरमार्केट, जहाँ पे आप लोग क्या करते हो, अपने डेली का जो सामान है ना वो लेने के लिए जाते हो। वैसे ही स्टॉक मार्केट है। मतलब कि जैसे कि किराना की दुकान पे आप लोग खरीदने वाले हो, वो बेचने वाला है। मतलब कि वो एक मार्केट यानी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप खरीदने के लिए गए हो, वो बंदा बेचने के लिए बैठा है। इसी चीज़ को हम लोग मार्केट बोलते हैं। वैसे ही सेम चीज़ स्टॉक मार्केट भी होती है। मतलब कि जहाँ पे आप शेयर खरीदने के लिए गए हो, सामने वाला कोई बंदा बेचने के लिए बैठा है, या फिर आप लोग बेचने के लिए गए हो और सामने वाला कोई बंदा खरीदने के लिए बैठा है। देखो सेम होती है स्टॉक मार्केट, जहाँ पे क्या होता है कि एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपना सामान बेच खरीद सकते हो, ठीक है ना। ऐसे ही जैसे किराना की दुकान पे जाके आप लोग कर रहे हो। पर यहाँ पे क्या है, स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बायर और सेलर दोनों को मिलाता है। मतलब कि अगर आपको शेयर खरीदना है तो आप लोग कहाँ जाके खरीदोगे, क्या गली गली जा जाके आवाज़ लगा कि क्या शेयर बेचने वाले को ढूंढोगे कि हाँ भाई मेरे को ये शेयर चाहिए, जिस बंदे को देना है वो मेरे को बेच दो। ऐसा तो नहीं करोगे ना। मतलब आपको एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे आप लोग जाओगे और शेयर परचेज कर लोगे। उसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक मार्केट। मतलब कि सिंपल टर्म्स में अगर बोला जाए तो कोई भी ट्रांजैक्शन स्टॉक मार्केट से रिलेटेड स्टॉक मार्केट प्लेटफॉर्म के बिना नहीं हो सकती। मतलब अगर किसी बंदे को शेयर बेचना या खरीदना है तो उसको स्टॉक मार्केट यूज़ करना ही पड़ेगा। वही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो उसको शेयर बेच के या खरीद के देगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा है कि नाउ अनलाइक अ सुपर मार्केट द स्टॉक मार्केट डज नॉट एग्जिस्ट इन ब्रिक एंड मॉर्टर फॉर्म। इसका मतलब क्या है, देखो आप लोग सुपर मार्केट एक किराना की दुकान पे गए, वो क्या है, किराना की दुकान एक जमी हुई है, आप लोग को दिख रही है, फिजिकल एग्जिस्टेंस उसकी है। आप लोग जाओगे उस दुकान वाले भैया को बोलोगे कि हाँ भाई मुझे ये सामान चाहिए, वो आप लोगों को वो सामान दे देगा।
क्या है, फिजिकल प्रेजेंस है उस शॉप की। आप लोग गए, आपको शॉप दिख रही है, आप वहाँ से सामान मांगोगे और वो बंदा आप लोगों को सामान दे देगा। पर स्टॉक मार्केट के अंदर ऐसा नहीं होता है। ये जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है ना, इसको अगर हम लोग टेक्निकल टर्म में बोलते हैं तो इसका नाम होता है ब्रिक एंड मॉर्टर। फिजिकल एग्जिस्टेंस है उस चीज़ की। स्टॉक मार्केट की फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। मतलब कि अगर आप लोगों को शेयर बेचना या खरीदना है तो आप लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है कि कोई ऑफिस बन रखा है या आप लोगों को वहाँ पे जाके आवाज़ें लगानी कि सर मेरे को ये शेयर बेचना है खरीदना है। ऐसा नहीं होता। स्टॉक मार्केट की फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, वो इलेक्ट्रॉनिकली होता है। मतलब कि आप लोग अपने फ़ोन से, अपने कंप्यूटर से ये सब चीज़ें एक्सेस कर सकते हो। देखो जैसे कि मैंने लिखा है इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म। पर पहले क्या होता था, जब इलेक्ट्रॉनिकली साधन नहीं थे तब सेंसेक्स और निफ्टी जो इंडेक्स है किसके हैं, एनएससी और बीएससी के, मतलब कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अभी हम लोग बात करेंगे। बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है पर फेमस सबसे ज़्यादा ये दो स्टॉक एक्सचेंज है। यहाँ पे सही में जा जाके फिजिकल एग्जिस्टेंस में बोलियां लगाई जाती थी। मतलब अगर आप लोगों को अपना शेयर बेचना है ना, तो आप लोग अपना शेयर लेकर जाओगे बॉम्बे में स्टॉक एक्सचेंज में। आप लोग शेयर को ऊपर करोगे और अपने हाथ को हिला के दिखाओगे, हाँ भाई मेरे पास शेयर है, जिसको खरीदना है वो मेरे पास आ जाओ। पहले ऐसा होता था, मतलब कि पहले ब्रिक एंड मॉर्टर था। पर आज के टाइम पे ब्रिक एंड मॉर्टर नहीं है। आज के टाइम पे क्या होता है, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली होता है, ठीक है ना। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। देखो, अब हम लोगों को स्टॉक मार्केट क्या होता है ये जानने के लिए ये जानना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट के अंदर कौन कौन लोग बैठे होते हैं, मतलब कि स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स। उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इंटरमीडिएटरी होता है स्टॉक ब्रोकर। इसका मतलब क्या है कि अगर आप लोगों को कोई भी शेयर बेचना या खरीदना है तो आप लोग उसको अपने आप नहीं कर सकते हो। जैसे कि मान लो आप हो और आपका कोई फ्रेंड है, आपके पास रिलायंस इंडस्ट्री का एक शेयर है, आपके फ्रेंड को वो शेयर आपसे चाहिए। तो आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हो कि आपने उससे पैसे लिए और शेयर अपने पास से उसे दे दिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट अब एक किसी स्टॉक ब्रोकर के पास खुलवाना पड़ेगा। स्टॉक ब्रोकर नाम से ही समझ में आ रहा है वो क्या है, ब्रोकर। मतलब कि वो दलाल जो बीच में बैठा है, जो आपको और आपके दोस्त को मिलवाएगा, मतलब कि इंटरमीडिएटरी जो बीच का बंदा है, बिचौलिया। आप लोग उसके पास अकाउंट खुलवाओगे, आप उसको अपना शेयर दोगे, आप उसको शेयर दोगे और उसको ऑर्डर दोगे कि भाई मेरे को ये शेयर बेचना है। आपका फ्रेंड बाय करने के लिए आएगा, या फिर आपके फ्रेंड की जगह कोई और भी बंदा हो सकता है, ठीक है। आपका स्टॉक ब्रोकर उसको वो शेयर बेच देगा और पैसे लेके आपको दे देगा। वो होता है स्टॉक ब्रोकर, जिसके पास आप लोग को अकाउंट खुलवाना है और जो आपके बिहाफ पे आपके ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। देखो, अब क्या यहाँ पे लिखा है, इंडिया के अंदर जो मेन दो स्टॉक एक्सचेंज है कौन कौन से हैं, एक तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मतलब कि बीएससी, और दूसरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मतलब कि एनएससी। इसके अलावा और भी स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है बैंगलोर स्टॉक एक्सचेंज, मद्रास स्टॉक एक्सचेंज, पर वो इतने ज़्यादा फेमस नहीं है। मतलब दो सबसे ज़्यादा फेमस है कौन कौन से, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नाम आप लोगों को याद रखने हैं, बीएससी एंड एनएससी। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, रिलायंस शेयर देखिए, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा बीएससी एंड एनएससी। ये रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर मैंने खोल रखा है। बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसके ऊपर जो लास्ट रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर बेचा गया वो कितने का था, 1150। और दूसरा क्या है, एनएससी मतलब कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो उसके ऊपर लास्ट प्राइस रहा रिलायंस इंडस्ट्री का वो कितना है, 1149। अब आप लोग बोलोगे कि दोनों एक ही कंपनी है और दो अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हैं। मतलब कि एक ही कंपनी दो अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो सकती है, दोनों का प्राइस अलग कैसे कैसे है। क्योंकि इसके अंदर भी जैसे नॉर्मल मार्केट के अंदर डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट फॉलो होता है ना, कि अगर हम लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं तो प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि सप्लाई कम है। और अगर सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है तो क्या होगा, प्राइस घटेगा, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है। सेम चीज़ स्टॉक मार्केट के अंदर भी फॉलो होती है, सप्लाई एंड डिमांड का कॉन्सेप्ट ही यहाँ पे लगता है। दोनों का प्राइस अलग कैसे कैसे है, जैसे कि बीएससी पे हो सकता है कि लोगों ने सप्लाई थी वो ज़्यादा करी थी, या फिर डिमांड ज़्यादा करी थी तो इसका प्राइस उसके हिसाब से डिसाइड हुआ। और एनएससी मतलब कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसके ऊपर लोगों ने डिमांड ज़्यादा करी या सप्लाई ज़्यादा करी, उसके हिसाब से यहाँ पे प्राइस डिसाइड हुआ। फ़र्क देखो कितने रुपए का है, हो सकता है कि कुछ पैसों का हो। मतलब कि एक ही कंपनी है, एक ही प्लेटफॉर्म है स्टॉक एक्सचेंज, पर दोनों अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज हैं, मतलब कि एनएससी एंड बीएससी। यहाँ पे भी डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट लगता है, इसलिए हल्का सा प्राइस के अंदर डिफरेंस है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं वापस अपने उस पर,
हाँ, अब स्टॉक मार्केट हमें पूरी तरीके से जानने के लिए पहले ये जानना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट कौन होते हैं, मतलब कि कौन लोग उसके अंदर बैठे हैं। जो भी बंदा स्टॉक मार्केट से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है वो क्या कहलाएगा, स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट। ठीक है, इनकी बात करते हैं अब। देखिए, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 5 आप लोगों को पॉइंट दिख रहे होंगे। पांचों पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है, डोमेस्टिक रिटेल पार्टिसिपेंट। इसका मतलब होता है द पीपल लाइक यू एंड मी। इसका मतलब क्या है, पीपल लाइक यू एंड मी का मतलब है जो हम जैसे बंदे हैं, जो एक आधा शेयर मतलब एक आधी यूनिट भी खरीद सकते हैं। मान लो ये ज़रूरी है क्या कि रिलायंस इंडस्ट्री मुझे 1,000 शेयर बेचेगी, 2,000 शेयर बेचेगी, लाखों शेयर बेचेगी? नहीं। अगर मैं चाहूँ तो रिलायंस इंडस्ट्री का एक शेयर भी ले सकता हूँ, जो कि अभी हम लोगों ने देखा 1,200 रुपये के अराउंड चल रहा है। हो सकता है कि किसी शेयर का प्राइस जो है 50 पैसे भी हो, तो मैं 50 पैसे का भी एक शेयर परचेज कर सकता हूँ। तो मैं क्या कहलाऊंगा, रिटेल। जैसे कि नाम में ही क्या है, रिटेल पार्टिसिपेंट, मतलब कि जो पर यूनिट, मतलब कि एक एक यूनिट, दो दो यूनिट ऐसे करके खरीद रहा है। अगर मैं चाहूँ तो बहुत सारे यूनिट भी खरीद सकता हूँ, पर रिटेल क्यों बोला गया है मुझे, क्योंकि मैं चाहूँ तो एक यूनिट भी खरीद सकता हूँ। ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है एनआरआई या फिर ओसीआई। एनआरआई का मतलब क्या है, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, और ओसीआई का मतलब क्या है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब कि जो इंडिया के अंदर रहते नहीं हैं पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखो, इंडियन ओरिजिन बट बेस्ड आउटसाइड इंडिया, मतलब हैं तो इंडिया के ही लोग पर इंडिया के बाहर से ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब कि इंडिया के बाहर से वो शेयर्स को परचेज कर रहे हैं। दूसरा क्या है, इसके बाद थर्ड क्या है, सॉरी, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन। इसका दूसरा नाम हो सकता हो, मतलब जो दूसरा नाम है वो क्या है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का मतलब क्या होता है, देखो, दो तरीके के इन्वेस्टर हम लोग के यहाँ हैं, एक तो है रिटेल और दूसरा है इंस्टीट्यूशनल। रिटेल हम लोगों ने अभी देखा ही है क्या, कि जो एक यूनिट भी परचेज कर सकता है। और इंस्टीट्यूशनल का मतलब क्या है, कोई भी कॉरपोरेट कंपनी जो क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े अमाउंट को इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। जैसे यहाँ पे लिखा है एल आई सी। एल आई सी एक बहुत बड़ी कंपनी है। उसको अगर शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना है तो वो क्या एक दो यूनिट खरीद के करेगी? नहीं, वो 500 हज़ार करोड़ ऐसे ऐसे अमाउंट को लगाएगी स्टॉक मार्केट के अंदर। मतलब कि जो लार्ज अमाउंट ऑफ फंड लगाते हैं ना स्टॉक मार्केट के अंदर, और कॉरपोरेट है, मतलब कि कंपनीज है, उनको हम लोग बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, मतलब कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, कॉरपोरेट बेस्ड एंटिटीज। ठीक है, जिसका एग्जाम्पल यहाँ पे एल आई सी लिखा है, या कोई भी और बड़ी कंपनी का एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है। इसके बाद डोमेस्टिक एसेट मैनेजमेंट कंपनी या फिर एसबीआई म्यूचुअल फंड। देखो, म्यूचुअल फंड, हम लोग को ये डोमेस्टिक एसेट मैनेजमेंट कंपनी समझने से पहले समझना पड़ेगा कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। देखो, अगर अब अभी आप लोग स्टॉक मार्केट पढ़ रहे हो, आप लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है। अगर मेरे को नॉलेज है तो मैं खुद अपने लिए अपना पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर लगा सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं मेरे को कैसा पैसा लगाना है, या कितना रिस्क है, कितना रिटर्न है, किस एक्सपर्टीज़ के साथ मैं अपना पैसा लगा रहा हूँ। पर मुझे पता है कि मेरे पास एक्सपर्टीज़ नहीं है, मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ कि सारी टेक्निकल एनालिसिस अपने आप करूँ और स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा लगाऊँ। इसलिए मैं क्या करूँगा, म्यूचुअल फंड खरीदूंगा। म्यूचुअल फंड क्या होता है, वहाँ पे कुछ एक्सपर्ट बैठे होते हैं जो आपके बिहाफ पे आपका पैसा कहीं इन्वेस्ट करेंगे। अब वो कहीं क्या है, वो कहीं रियल एस्टेट भी हो सकता है, या नॉर्मली जो मेन होता है वो क्या है, स्टॉक मार्केट। मतलब कि म्यूचुअल फंड का मतलब होता है कि आपने अपना पैसा एक कंपनी को दिया, वो कंपनी आपके बिहाफ पे, मतलब जो कंपनी के अंदर लोग बैठे हैं ना, वो एकदम एक्सपर्ट बैठे हैं जिनको सब कुछ पता है मार्केट के बारे में, वो क्या करेंगे, आपके बिहाफ पे आपका पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अब रिटेल आप लोग हो गए, एनआरआई जो इंडिया के बाहर से स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा लगा रहे हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन बड़ी बड़ी कंपनीज जो पैसा लगा रही हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। इसके बाद क्या है, डोमेस्टिक एसेट मैनेजमेंट कंपनी, मतलब कि जो म्यूचुअल फंड वाले होते हैं वो भी मार्केट के अंदर पैसा लगा रहे हैं, आप इनडायरेक्टली पैसा लगा रहे हो मतलब उनके थ्रू। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। देखो, जैसे कि हम लोग रिटेल पार्टिसिपेंट हैं, मतलब कि हम लोग अपने यहाँ पैसा लगा रहे हैं। दूसरा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है, मतलब कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो लोग जो बड़ी बड़ी कंपनीज है इंडिया की, वो भी स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा लगा रही हैं। वैसे ही फॉरेन की भी तो कुछ कंपनीज हो सकती है ना, जो स्टॉक मार्केट के, मतलब कि इंडिया की कंपनीज के अंदर पैसा लगाना चाहती हैं। उनको हम लोग बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। देखो, जैसे कि फॉरेन की क्या, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, हेज फंड या फिर अदर इन्वेस्टर। ऐसे इन्वेस्टर कुछ फॉरेन के हो सकते हैं जो इंडिया की कंपनीज में पैसा लगाना चाहते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। बहुत सिंपल टर्म से हम लोगों ने पांचों को अच्छी तरीके से रीड करा है, अच्छी तरीके से समझा है। ठीक है, अब यहीं पे हम लोग अपना सेकेंड लेक्चर एंड करते हैं।
आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा। अगर आप लोगों को सही में कुछ सीखने को मिला, समझ में आया, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना, लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। थर्ड वीडियो हम लोग जल्दी लेकर आएंगे। आई होप आप लोगों को अच्छे से सीखने को मिला। कुछ भी डाउट है तो आप लोग मेरे जो नंबर इंट्रोडक्शन उस सबके अंदर दिया हुआ है, मतलब आप लोगों को थंबनेल के अंदर भी दिख जाएगा, और जो सारी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसके अंदर भी आप लोगों को दिख जाएगा। आप लोग उस पर कॉन्टैक्ट मेरे को कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।